जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि हम लोग आज यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, भूगोल, ज्योग्राफी हम लोग देखेंगे। ज्योग्राफी में क्या हुआ करता है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, इसके बारे में हम लोग बारी बारी समझेंगे। इस क्लास में हम लोग सौरमंडल भी देख लेंगे। इसी क्लास में हम लोग आगे सूर्य भी देखेंगे, ग्रह भी देखेंगे और सौरमंडल का पूरा समूह देखेंगे, ग्रहों का समूह देखेंगे, है ना। सबको बारी बारी से हम लोग समझेंगे। चलिए, पहला चीज है कि हम लोग के ज्योग्राफी। क्या होता है ज्योग्राफी? ज्योग्राफी की हिंदी आप जानते हैं क्या होता है? भूगोल। ज्योग्राफी ज्योग्राफी यहाँ देखते हैं कि ज्योग्राफी जो है ये ज्योग्राफी का शब्द से बना है। किससे? ज्योग्राफी का शब्द से। जियो का मतलब होता है, देखिए दो भागों में हम ज्योग्राफी के तोड़ते हैं। एक है जियो, एक है ग्राफी। जियोग्राफिक, ग्राफिया। जियो का मतलब होता है अर्थ, जबकि ग्राफी का मतलब क्या चीज लिखा गया? स्टडी। तो यहाँ पे लिखा गया स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? पृथ्वी का अध्ययन ही ज्योग्राफी कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? आइए चलिए आगे देखते हैं। अभी हम क्या बोले कि पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। पहला चीज आगे देखते हैं कि ज्योग्राफी का या ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? तो इरेथोस्थिनिस के हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी का पिता। सबसे पहले ज्योग्राफी का वर्ड का यूज इसी के द्वारा किया गया था, है ना। ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं थोड़ा सा कि फादर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। मॉडर्न ज्योग्राफी का जनक किसे बोला जाता है? तो हम बोल्ट को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? हम बोल्ट को। आइए हम लोग पहली चीज देखते हैं कि ज्योग्राफी की स्टडी क्यों, ज्योग्राफी का स्टडी करना क्यों जरूरी है। क्या है ज्योग्राफी, क्यों हम लोग ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए देख लेते हैं ज्योग्राफी की स्टडी क्यों। जैसे इसमें कहते हैं ज्योग्राफी में कि संसाधनों का अनुकूलित उपयोग के बारे में इसी में स्टडी करना है। मानवीय अनुकूलन के बारे में इसी में स्टडी करना है। मानव पर्यावरण के बारे में स्टडी करना है। मानव का पर्यावरण कैसा है, कैसा पर्यावरण रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, संसाधनों का कैसे यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं। मानवीय जीवन की छाया, मानवीय जीवन के सामा संस्कृति एवं आर्थिक मतलब सामाजिक आर्थिक संस्कृति गतिविधियों को जानने के लिए हम लोग ज्योग्राफी का प्रयोग करते हैं, या ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं। मतलब ज्योग्राफी के समझ में आया कि ज्योग्राफी के हम लोग अध्ययन करते क्यों हैं, है ना। तो पहले चीज संसाधनों का रिसोर्स जो है ना, रिसोर्स को हम लोग देखते हैं कितना रिसोर्स है, क्या रिसोर्स है, इससे क्या हो सकता है। मानवीय अनुकूलन के बारे में हम लोग देखते हैं कि मानवीय अनुकूलन क्या है, या मानव का पर्यावरण अंतर क्रिया क्या है, बाहरी क्रिया क्या है, इस सब के बारे में हम लोग देखने की बात करते हैं। या मानवीय जीवन की सामाजिक आर्थिक और गतिविधियों को जानने के लिए हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी में, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें। आइए अब हम लोग आते हैं यूनिवर्स। यहाँ तक आप समझ गए कि ज्योग्राफी हम लोग का है क्या और ज्योग्राफी के अध्ययन क्यों कर रहे हैं हम लोग। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आइए हम लोग यूनिवर्स के आते हैं, ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड वास्तव में कहते किसको है? तो ऐसा चीज जो ऐसा हमारे सौरमंडल, ऐसा चीज जो दिखता है और नहीं दिखता है, मैंने विजुअल और इनविजुअल, जो दिखता है और नहीं दिखता है, दोनों के सम्मिलित भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। जैसे जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं? तो मैटर बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। और जो नहीं दिखता है उसको एनर्जी। जैसे आपको गुरुत्वाकर्षण है, तो गुरुत्वाकर्षण तो हमारे ब्रह्मांड में है, क्या वो आपको दिखता है? नहीं दिखता है। छोटे छोटे जो अणु होते हैं वो अणु दिखते हैं, तो दिखने वाले भाग में यहाँ लिखा गया है और ना दिखने वाला भाग में हम लोग यहाँ रखे हैं। कोई दिक्कत? तो दिखने वाला भाग और ना दिखने वाला चीज दोनों को सम्मिलित भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मांड बोलते हैं। दिखने वाला में हम लोग बोलते हैं द्रव, और जो नहीं दिखता है वो तो एनर्जी। तो यहाँ लिखा गया है कि ऑल मैटर प्लस ऑल एनर्जी, समस्त द्रव एवं समस्त ऊर्जा
सम्मिलित भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। किसको? कि समस्त द्रव, सभी द्रव और सभी एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। आइए, स्टडी ऑफ इन स्टडी और यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अध्ययन में हम लोग आता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन में अलग अलग साइंटिस्ट लोग अपना विचार देते हैं। क्या विचार देते हैं इसे देखते हैं। जैसे टॉलमी, पहली वर्ड है टॉलमी। टॉलमी के बारे में बात कर रहे हैं तो 143 एडी के ज़माने में चल रहा है, 143 एडी के ज़माने में। ये एक थ्योरी देते हैं, वो थ्योरी क्या कहता है? जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक थ्योरी देते हैं, मतलब भू केंद्रीय सिद्धांत देते हैं। क्या देता है? भू केंद्रीय सिद्धांत। तो भू केंद्रीय सिद्धांत है क्या? यहाँ पर देखते हैं। ये बोलते हैं जियोसेंट्रिक कहने का मतलब, जियो का मतलब हो गया पृथ्वी, जबकि सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? इन द सेंटर। यहाँ कहते हैं ये, यहाँ पर क्या कहते हैं? देखिए थ्योरी में लिखा गया है, यहाँ पर लिख दिया गया है कि लिखा गया है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है एवं समस्त खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। यहाँ पर ही बोल रहा है कि जियो है ना, इन इन द सेंटर, मतलब कि जियो सेंटर में बोला गया है कि जियो ऐसे सेंटर में है। यहाँ फिगर से बताया गया है पृथ्वी केंद्र में है और पृथ्वी के गोले गोले प्लेनेट, मतलब ग्रह, सेटेलाइट, तारा गोले गोले घूमते हैं। इसी को ही बोलते हैं क्या चीज? ब्रह्मांड बोलते हैं, है ना। ये किनके द्वारा होता है? टॉलमी के द्वारा बोला जाता है। टॉलमी बोलते हैं कि पृथ्वी केंद्र पर है और गोले गोले सब ग्रह, सब कुछ यहाँ पे घूम रहे हैं, कोई दिक्कत। लेकिन ऐसा है नहीं, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये पूरा यहाँ से यहाँ समृद्ध भाग को क्या बोल दिया कि खगोलीय पिंड पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में। अब आपसे बात करता है खगोलीय पिंड क्या है। खगोलीय पिंड के बारे में क्या बात करते थे? क्या खगोलीय पिंड के बारे में बताया गया है। खगोलीय पिंड यहाँ बोल दिए कि पृथ्वी के ऊपरी क्षेत्र में जितना घूमते हैं सब खगोलीय पिंड बोलते हैं। खगोलीय पिंड है क्या? पृथ्वी से ऊपरी अंतरिक्ष में स्थित प्रत्येक बॉडीज को खगोलीय पिंड बोलते हैं। पृथ्वी से ऊपर जितना घूम रहे हैं उस सब क्या बोलेंगे हम लोग? खगोलीय पिंड बोलेंगे। तो ये आपको समझ में आया टॉलमी क्या बोलते हैं? टॉलमी का थ्योरी ये है, टॉलमी की थ्योरी ये है कि जियोसेंट्रिक भूकेंद्रीय सिद्धांत का भूकेंद्रीय भू ऐसी भू संकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? टॉलमी। मतलब कि जियोसेंट्रिक, कोई दिक्कत? कि जियो मतलब पृथ्वी बीच में है और गोले गोले से क्या कर रहे हैं? खगोलीय पिंड घूम रहे हैं। वही अगर हम बात करते हैं कॉपरनिकस में, तो कॉपरनिकस क्या बोलते हैं कि होलियोसेंट्रिक थ्योरी। ये क्या देता है? होलियोसेंट्रिक थ्योरी। होलियो का मतलब होता है रिंग ऑफ फायर और सेंट्रिक का मतलब इन द सेंटर। कहने का मतलब है कि पृथ्वी, यहाँ बोल रहे हैं कि पृथ्वी, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये जो टॉली में बोला था कि पृथ्वी केंद्र में है, तो कॉपरनिकस से कुछ थ्योरी काटते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है एवं समस्त खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है, ये बोलते हैं। जैसे यहाँ बताया गया होगा फिगर दिखा के, फिगर में हम लोग आते हैं और नई फिगर दिखाया गया, यहाँ फिगर बताया गया होगा। चलिए नई फिगर बनाएगा तो देखते हैं। ये क्या बोलते हैं कोपरनिकस कि सूर्य है से केंद्र में है और सूर्य पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है और गोले गोले क्या कर रहे हैं? इसका गोले गोले सब कुछ गोले पिंड चक्कर लगा रहे हैं, ये कोपरनिकस बोलते हैं। आगे आइए, वही अब केपलर के बारे में देखते हैं। केपलर सूर्य के केपलर जो है सूर्य सौरमंडल के केंद्र में कहते हैं। केपलर क्या कहते हैं कि जो सूर्य है ना सौरमंडल के केंद्र में और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। जैसे यहाँ पर सूर्य दिखा दिया गया, सूर्य गोले गोले चारों तरफ से ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और ग्रह किसके अंदर है? तो सोलर सिस्टम, मतलब कि सूर्य जो है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। एक कौन बोलते हैं? कोपरनिकस बोलते हैं। वैसा ही अलग और एक वैज्ञानिक आते हैं, वो क्या बोलते हैं? विलियम हार्शल क्या बोलते हैं? विलियम हार्शल बोलते हैं कि हमारा सौरमंडल एक बड़े निकाय आकाशगंगा का छोटा सा हिस्सा है। मतलब हमारा जो सौरमंडल है वो बड़े क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं? आकाशगंगा बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए कुछ और देखते हैं। अब पूरी कहानी जितना आपको मिले, जैसे टॉलमी, टॉलमी कहानी
कोपरनिकस की कहानी और केपलर की कहानी, तीनों मिला के हम लोग एक कहानी बनाते हैं। क्या कहानी बनाते हैं देखिए, क्या कहानी बनाते हैं समझेंगे। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे कहानी को मिला कर बात कर रहे हैं कि सूर्य केंद्र में, सूर्य के बगल में बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम, यहाँ पर बोल रहे हैं हम लोग अपना क्या बोलते हैं सौरमंडल। और सौरमंडल एक गैलेक्सी में है, और गैलेक्सी पूरा ब्रह्मांड में है। गैलेक्सी किस कहाँ पर है? गैलेक्सी पूरा ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड अनंत है। ब्रह्मांड क्या है? अनंत है। ये पूरा जो 3-4 को जो हम लोग साइंटिस्ट के बारे में बात किए, ये कहानी आपको समझ में आया? कहानी समझ में ही आया कि जैसे आपको टॉली बोलते हैं कि पृथ्वी केंद्र में है, गोले गोले सूर्य चक्कर लगाता है। वही कोपरनिकस इस थ्योरी को काटते हैं। कोपरनिकस बोलते हैं कि सूर्य केंद्र में है, गोले गोले खगोलीय पिंड चक्कर लगा रहे हैं। और यही बात किए हम लोग विलियम हर्शल के बारे में बात करें, हर्शल के बारे में। एक वो आया केपलर आया, तो केपलर बोल दिए, क्या बोल दिए कि ये भी सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा है ग्रह। ये चलते ग्रहों का गति का नियम केपलर को बोला जाता है। और हर्शल बोलते हैं कि हमारा जो सौरमंडल है ना, वो पूरा एक बड़ा सा निकाय का हिस्सा है। तो कुल मिला के आपका यही हमारा सौरमंडल है। इसी के बारे में हम लोग इसी की चर्चा किए कर रहे, 3-4 वैज्ञानिक कर रहे थे। आइए इससे आगे हम लोग देखते हैं क्या हुआ करता है। आइए, एक और व्यक्ति हबल हुआ करता है, एडविन हबल। हबल क्या बोलते हैं कि ब्रह्मांड में नियंत्रण विस्तार हो रहे हैं। ब्रह्मांड में नियंत्रण विस्तार हो रहे हैं। आधार बताइए किस आधार पर विस्तार अब हो रहे हैं भैया? तो देखिए आगे आइए। हबल क्या बोलते हैं कि ब्रह्मांड में नियंत्रण विस्तार हो रहे हैं। तो क्या विस्तार, किस आधार पर विस्तार हो रहा है? जैसे आइए हम लोग पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम, वर्णक्रम। क्या वर्णक्रम है जी? देखते हैं यहाँ पर वर्णक्रम। यहाँ पर बोल रहा है कि गुजर कर, हम बोल रहा है कि वाइट लाइट मतलब कि सफ़ेद लाइट जो है वो प्रिज्म से होकर, प्रिज्म से गुजर कर 7 रंगों में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे आप फिजिक्स से पढ़े हैं कि ये आपको वाइट कलर है, ये जा रहा है तो कितने रंगों में डिवाइड हो रहा है? 7 कलर में डिवाइड हो रहा है। शायद 7 कलर में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना। जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ डिस्पर्सन लिखा है कि डिस्पर्सन वर्ड ऑफ लेंथ, मतलब कि एक घटता है तो एक बढ़ेगा। जैसे रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, और वही वायलेट कलर का वेवलेंथ क्या होते हैं? सबसे कम होते हैं, सबसे पहले होते हैं, सबसे कम होते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? इस थ्योरी को आप अच्छे से समझ लेंगे, आप फिजिक्स पढ़ते हैं अच्छे से समझ लेंगे, है ना। आइए आइए थोड़ा सा देखते हैं कि प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या कहता है? स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, लाइट का अपने मार्ग में आने वाले डस्ट पार्टिकल धूल कण से टकरा कर विचलित होना ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? फिर समझेंगे। लाइट का अपने मार्ग में, लेकिन लाइट चल रहा है, उसके मार्ग में आने वाले जो धूल कण होते हैं और उससे टकरा के प्रकाश विचलित हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? तो प्रकीर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो प्रकीर्णन बोलते हैं। कोई दिक्कत समझने में नहीं। लाइट लाइट के बारे में देख रहे हैं। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन प्रकीर्णन यहाँ पर क्या होता है? वेवलेंथ का समानुपाती होता है। वेवलेंथ का मतलब तरंगदैर्घ्य का समानुपाती होता है। रेड कलर का अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो आपको प्रकीर्णन कम होगा, जबकि वायलेट का कम होता है तो प्रकीर्णन क्या होते हैं? ज़्यादा होता है। ये जानते हैं क्यों? क्योंकि कलर जो होता है ना, वो फैलता कम है, बहुत दूर सफ़र करता है। वही हम लोग बात, जैसे ट्रेन है, ट्रेन के पीछे जो देखें उसमें लगाया जाता है रेड रेड कलर, क्योंकि उसका वो विचलन बहुत कम होता है और पूरा सीधा तक जाता है, तो दूर तक जाता है, तो वेवलेंथ उसका ज़्यादा होता है, जबकि फैलाव उसका कम होता है। वही वैलेट का वेवलेंथ कम होता है, जबकि यहाँ पर ये स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं। आइए हम लोग आगे आते हैं, डॉपलर इफेक्ट के बारे में देखते हैं। डॉपलर इफेक्ट क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट के बारे में 2 भागों में बांट दिया गया है। एक स्थिर बिंदु, लाइट के पास सोर्स है, और एक स्थिर यानी स्थिर बिंदु, दूर लाइट के सोर्स है। लाइट 2 जगह रखा हुआ है,
ठीक है। यहाँ से प्रकाश आपको जा रही है तो प्रकाश तिरछे जाता है ना, वायलेट यहाँ पर चला है, लेकिन रेड जो जा रहा है, रेड यहाँ पर ये जो प्रकाश जाएंगे तो ये आपको बड़ी जल्दी विचलित हो जाता है, जबकि ये विचलित नहीं होते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर कारण समझेंगे। यह कारण है कि हबल ने कहा कि ब्रह्मांड में नियंत्रण विस्तार हो रहे हैं। ये बताने का कारण नहीं है, बताना का कारण यही है कि ब्रह्मांड में नियंत्रण क्या हो रहे हैं, विस्तार हो रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर? ब्रह्मांड में नियंत्रण मतलब विस्तार मतलब जारी है। आइए ब्रह्मांड की हम लोग उत्पत्ति देखते हैं। हालांकि इसके बारे में जो ऊपरी पढ़े इसके बारे में कोई इतना कुछ खास दिया नहीं गया है, लेकिन हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ कैसे, है ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ कैसे, आइए ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में एक थ्योरी पढ़ना होता है, बिग बैंग का थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, है ना। जर्मी लेम्बोरियस लेम्बोतर लेम्बोतर के द्वारा दिया जाता है। लेम्बोतर बेल्जियम के व्यक्ति हुआ करते, कब देते लेम्बोतर साहब बिग बैंग थ्योरी? तो 1927 में देते हैं। तो क्या है थ्योरी, थ्योरी के बारे में समझेंगे। विस्तारित ब्रह्मांडीय परिकल्पना भी कहलाता है इसको, बिग बैंग थ्योरी के ही बोला जाता है। विस्तारीय ब्रह्मांडीय परिकल्पना भी कहलाता है, कहा जाता है। या आग का एक बड़ा गोला हुआ करता था कि हुआ करता था किसी कारण से। देखिए बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी में, बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है कि एक आग मतलब बोला जाता है कि लगभग, देखिए लेमोतर के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि लगभग 15 अरब ईयर पहले एक आग का बड़ा गोला हुआ करता है, मतलब रिंग ऑफ फायर हुआ करता है, हुआ करता था। किसी कारण से इस गोले में विस्फोट हो जाने के कारण पर विस्फोट हो जाने का इसके परिणाम फलस्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। जैसे आप समझेंगे, जैसे एक 15 अरब पहले एक आग का गोला था, इसमें अचानक विस्फोट हो जाने के कारण ये फट गया, फट गया तो ब्रह्मांड के निर्माण हो जाते हैं। यही इसमें लिखा गया है, बिग बैंग थ्योरी में यही दिखाया गया है। जैसे पहले आग के गोला था, मान लेते ये आग के गोला था, कितना वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले। इसमें अचानक विस्फोट हुआ तो मान लीजिए कि दो भागों में बट गया, फिर विस्फोट हुआ तो मान लीजिए कि अनेकों भागों में बट गया, फिर विस्फोट हुआ तो मान लीजिए कि अनेकों भागों में विस्फोट हो गया। लेकिन एक दाब, एक यूनिवर्सल प्रेशर के कारण क्या है, एक जगह दोनों सब सामने है, एक जगह लटका हुआ है। यही बोला जाता है ना ग्रेविटेशन के कारण। स्पेसिक क्या पे स्पेस यहाँ पर है, कहने का मतलब है, अब इसको समझेंगे अच्छे से अपनी भाषा में। ये मान लेते हैं कि ये आग के गोला है, इसमें बहुत साल पहले अचानक विस्फोट हो गया तो मान लीजिए कि दो तीन भागों में बट गया, फिर इसमें विस्फोट हुआ तो मान लीजिए कि इसमें ढेर सा भागों में बट गया। यही आपका बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी का कहना में यही था कि बहुत साल पहले आग के गोला हुआ करता है, उसमें अचानक विस्फोट हो जाने के कारण क्या हो गया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में परेशानी है? नहीं। आइए कुछ और बातें हम देखते हैं, कुछ और बातें हम लोग देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं, LHC। LHC क्या है भाई एक्सपेरिमेंट? अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि सर्न, यहाँ पे सर्न के द्वारा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर एक फ्रांस के बॉर्डर पर एक 27 किलोमीटर लंबी टनल में दो प्रोटॉन की टक्कर टक्कर कराई गई। इसके परिणाम स्वरूप बिग बिग बॉस बिग बॉक्स पार्टिकल और गोल्ड पार्टिकल की खोज हो गई। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक प्रैक्टिकली किया गया है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच के बॉर्डर में एक बड़का हॉल हुआ करता है। उस हॉल में क्या किया गया कि इसमें कुछ प्रोटॉन को टकरा कर विस्फोट करके देखा गया कि यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है ना, रिजल्ट यहाँ से क्या निकलता है। तो कराई गई और नए चीज का निर्माण हो गया। जैसे क्या निर्माण हो गया, तो गॉड पार्टिकल की मदद से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यों का खुला सुलझाने को कोशिश की गई। मतलब कि उसी में टनल जो हुआ करता है, हॉल हुआ करता है, गुफा हुआ करता है, वो गुफा में क्या किया गया कि पार्टिकल डाला गया,
पार्टिकल डालने के बाद, प्रोटॉन का पार्टिकल डालने के बाद विस्फोट किया गया। उससे आपको ऐसा पता किया गया कि कैसे, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड के बारे में हम लोग माने ना कि आग के गोला था, वही वही उसी में आग गोला का प्रयोग किया गया है, ताकि उससे आपको देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि दो प्रोटॉन को टकरा दिया गया। मान लीजिए कि गोला ऐसे टनल है, टनल में दो प्रोटॉन को आपस में टकराया जा रहा है, तो आपस में हार्डली स्पीड है, पूरा स्पीड जा रहा है स्पीड से, दोनों आपस में टकरेंगे तो आग, दोनों प्रोटॉन टकरेंगे तो आग विस्फोट होगा ना। वो विस्फोट से पता चलता है कि 15 वर्ष पहले जो विस्फोट हुआ यूनिवर्स में, तो विस्फोट होने के बाद डस्ट पार्टिकल से टकरा के क्या कर गए, छोटे छोटे पिंड का भी निर्माण होते हैं, है ना। यही यहाँ बताया जा रहा था। देखिए लिखा गया है यहाँ पे लिखा गया है बहादुर लोग कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यूनिवर्स 15 अरब पहले यूनिवर्स बिखरा हुआ था, जो डस्ट डस्ट और गैस से, जैसे ऐसा गैस और पार्टिकल से बिखरा हुआ था, ठीक है। और हाई डेंसेंस इसमें मिलता है, हाई डेंसेंस मिलता है। जैसे इस पर डेंसिटी हाई है तो मास और वैल्यू भी क्या इसका होगा, हाई होगा, दोनों आपस में बराबर। लेकिन डेंसिटी और एक्सप्लेशन दोनों का होता है, प्रपोर्शन होते हैं। वही आगे लोग बात करते हैं। यही है आपका बिग बैंग थ्योरी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी समझ में आया। बिग बैंग थ्योरी कहने का मतलब एक ही चीज़ है, वो क्या कहता है बिग बैंग थ्योरी, कि पहले, बहुत पहले, 15 अरब पहले एक आग के गोला था, इसमें अचानक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से छोटे छोटे गोले में निर्माण हो गए। फिर यही में क्या हो गया कि इसमें विस्फोट हुआ, तो इसमें विस्फोट हुआ, तो इसमें भी छोटे छोटे गोले का निर्माण हो गया। एक समय ऐसा आया कि गोले गोले क्या हो गए, गोले गोले छोटे छोटे पिंड हो गए। और यह पिंड समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। समझ में आया? यही था बिग बैंग। समझ में आया? यही था बिग बैंग थ्योरी। कोई दिक्कत है तो समझने में? चलिए आगे देखते हैं। आते हैं हम लोग खगोलीय पिंड। क्या होते हैं खगोलीय पिंड, है ना, इसके बारे में देखते हैं। बोल रहा है कि पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में स्थित प्रत्येक बॉडी ही क्या कहलाता है, खगोलीय पिंड कहलाता है। एग्जाम्पल: स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, सन, गैलेक्सी में जितना है, मैंने पृथ्वी का ऊपर जितना दिख रहा है गोले गोले, पृथ्वी के ऊपर जितना गोले गोले दिखेगा वो सब क्या कहलाएगा, आपको खगोलीय पिंड कहलाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? पृथ्वी यहाँ पर, यहाँ अगल बगल जितना पिंड है, जैसे उपग्रह, ग्रह, आपको तारा, सब कुछ जितना दिखेगा पृथ्वी से ऊपर, सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो खगोलीय पिंड के अंतर्गत आएंगे। कोई दिक्कत? आइए हम लोग तारा समझते हैं। तारा क्या है? खगोलीय पिंड। तारा मतलब कि 3-4 पॉइंट समझेंगे। पहली पॉइंट कि यह खगोलीय पिंड है। दूसरी पॉइंट, दूसरी क्या बोलता है कि स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। तारा के सबसे बड़ा खासियत क्या है, इसके पास खुद का प्रकाश होता है, इसी कारण क्या होता है, चमकते हैं। कोई दिक्कत? तीसरी बात कि ध्रुव एवं गैस से निर्मित होते हैं, मतलब डस्ट, धूल और गैस से निर्मित हुआ करते हैं तारा। इसको बोला जाता है, तारा को ऊर्जा का स्रोत बोला जाता है। और ऊर्जा का स्रोत होने के कारण क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन कहने का मतलब दो हाइड्रोजन मिलने से एक हीलियम प्लस एनर्जी का निर्माण होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन आपस में टकराते हैं तो एनर्जी प्राप्त होते हैं, उसी को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। जिसके वजह से क्या होते हैं कि ऊर्जा निकलते हैं, लाइटिंग होते हैं, चमक आता है, इसी कारण हम लोग क्या कहते हैं, तारा। तारा क्या, तारा के यहाँ तक लग के आप तारा के गुण भी समझ चुके, तारा के गुण भी समझ गए। क्या क्या बोल दिया से, पहला बोला क्या कि एक खगोलीय पिंड के बारे में बात की। दूसरा है कि स्वयं के प्रकाश से चमकते, इसके पास प्रकाश, प्रकाश होने के कारण क्या है, तो नाभिकीय संलयन। क्या है, नाभिकीय संलयन। यहाँ बोल रहे कि दो हीलियमों को मिलने, सॉरी, दो हाइड्रोजनों को मिलने से हीलियम का निर्माण होता है, प्लस में एनर्जी। यही कारण है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत का कारण यही है, नाभिकीय संलयन। समझ में आ गया यहाँ तक? तारों का जीवन काल देखते हैं। तारा का जीवन काल, कि तारा का जीवन काल क्या है, स्टेज बाय स्टेज हम समझेंगे। पहला स्टेज में क्या है कि तारा का जो जीवन काल हुआ करता है, यहाँ पर हाइड्रोजन
दो हाइड्रोजनों को मिलने से किसका निर्माण होता है? हीलियम का। तारा का जीवन, ना हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे ना एनर्जी निकलेंगे, और ना एनर्जी और हीलियम निकलेंगे तो ना प्रकाश निकलेंगे, तारा का जीवन ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दूसरा स्टेज देख रहे हैं कि रक्त दानव तारा। रक्त दानव तारा क्या कहता है? क्या कहता है रक्त दानव तारा? ये बोलता है कि लाल तारा का लाल सॉरी तारा लाल रंग का दिखने लगता है जब रक्त दानों को, जैसे देखते हैं आप गैस जलाते हैं टंकी से चूल्हा पे, तो गैस जिसमें रहता है उसमें कलर पूरा निकलता है, उसका कलर अलग निकलता है जब गैस गैस रहेगा तो। और जैसे गैस खत्म होने लगेगा तो लाल दिखना शुरू हो जाता है, लिप लिप बनना शुरू हो जाता है। वही यहाँ पर रक्त दानव तारा में अंतर यही है। जो सूर्य जो है ना धीरे धीरे लाल दिखना शुरू हो जाता है, समझ जाइए कि उसका प्रकाश धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म होना शुरू हो गया है ना। देखिए आप थोड़ा सा फिगर समझ लेते हैं कि ये आपका तारा है। तारा का देखिए बात कर रहे हैं कि कोर पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर हुआ करता है। स्टेज स्टेज आगे बढ़ते हैं। सरफेस की अपेक्षा हाइड्रोजन देर तक चलेगी यहाँ पर। सरफेस की अपेक्षा जो होते हैं ना वो केंद्र में हाइड्रोजन देर तक चलते हैं। हाइड्रोजन देर तक चलने के कारण ही क्या करते हैं? रेड दिखते हैं। देखिए यहाँ पर खिंचा गया है रेड। लाल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर न्यूक्लिक फंक्शन के पहले शॉर्ट लगता है, शॉर्ट खत्म होगा। सरफेस में हाइड्रोजन जो धीरे धीरे कम होने लगती है। जब हाइड्रोजन कम हो जाएंगे धीरे धीरे क्या होगा? इसका एनर्जी कम डाउन होगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएंगे? डाउन हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि हाइड्रोजन देखिए देखिए ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन किस में बदल रहा है? हीलियम बदल रहा है। तो ये हाइड्रोजन धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो हाइड्रोजन कम होगा तो हीलियम भी धीरे धीरे क्या होगा? इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, एनर्जी धीरे धीरे कम होगा, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आपको इसी को तो बोलते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम में बदलना धीरे धीरे बंद हो जाता है, तो इसी जो रेड दिखने लगता है। अभी एग्जाम्पल में हम क्या लिए? गैस। गैस लिए ना कि गैस का टंकी लिए, मान लीजिए गैस का टंकी ले लिए, तो टंकी से चूल्हा जला रहे हैं, तो टंकी यहाँ पर है तो पाइप यहाँ गया, धीरे धीरे गैस में चूल्हा का कर लगता है कि धीरे धीरे लाल जलने लगता है। यानी कि हमको यही पता चलता है कि धीरे धीरे क्या हो गया? धीरे धीरे गैस खत्म हो गया है ना। तो गैस खत्म हो रहा है तो वैसे यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम में बदलना धीरे धीरे कम हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं रक्तदान तारा। रक्तदान तारा बोलते हैं। कोई दिक्कत? तीसरा स्टेज बात कर रहे हैं सुपरनोवा विस्फोट। क्या है सुपरनोवा विस्फोट? एक्सपेरिमेंट। सुपरनोवा क्या है? ये हाइड्रोजन हीलियम बदलते हैं, हीलियम फिर क्या बोलते हैं? कार्बन बदलते हैं। ऐसे धीरे धीरे आपको प्रक्रिया जारी रहता है। सुपरनोवा विस्फोट कहने का मतलब है कि यहाँ द्रव हल्के तत्व और भारी तत्व दोनों पाए जाते हैं। सुपरनोवा में हल्के तत्व और भारी तत्व दोनों पाए जाते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है। क्या लिखा है कि सुपरनोवा सुपरनोवा के बाद किसी तारे का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उसका द्रव्यमान कितना है इस पर निर्भर करता है उस तारे का। द्रव्यमान ज़्यादा है तो अच्छा है, कम है तो भी अच्छा है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देख लेते हैं द्रव्यमान में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि मास ऑफ स्टार, इतना मास, इतना से कम, इतना से ज़्यादा। ठीक है, इसमें लिखा गया है, अब इसमें लिखा गया है क्या चीज़? 1.4 ms। बोल रहा है कि तारे का द्रव्यमान हमारे सन के मास के 1.4 गुना से ज़्यादा है। इसको हम लोग बोलेंगे ब्लैक होल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लैक होल बोलेंगे। ठीक है, इधर बोलता है कि तारे का द्रव्यमान हमारे सन के मास के इतना गुना से अगर कम है तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक डार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक डार्क बोलते हैं। समझ में आया इस चीज़ को? इस समझ में आया? इसे बोल रहा है कि हमारे तारे का अगर द्रव्यमान हमारे तारे का द्रव्यमान हमारे सन के मास के इतना से ज़्यादा है तो ब्लैक होल बोलेंगे, और इतना से कम है तो क्या बोलेंगे? ब्लैक डार्क बोलेंगे। ये समझने की कोई दिक्कत? ब्लैक होल को जो होता है ना, ये बहुत बहुत ब्लैक होल होता है, बहुत ठोसीय चीज़ होता है। यहाँ पर बहुत ठोसीय होता है। जैसे बोला जाता है कि वहाँ से 1 चम्मच अगर हम मिट्टी उठाएंगे ना तो 1000 हाथियों के वजन के बराबर उतना मिट्टी उठ जाता है। समझ आइए कितना ठोसीय हुआ करता है, कितना द्रव्यमान हुआ करता है ना। आगे देखते हैं। आगे देखिए, मास में स्टार
अब मास में स्टार में बात कर रहे हैं, स्टार के अगर यहाँ पे एलिमेंट जो है आप कोई ज़्यादा के बारे में बात कर रहा है ना। ये चीज़ आप समझ गए, ये आपके काम के नहीं है, आगे आते हैं। हाँ, हमारा ये भी कोई काम का नहीं है, ये भी हमारा कोई काम का नहीं है। यहाँ से हम लोग अपना काम का है ना। देखिए हमारा आकाश गंगा, आकाश गंगा क्या होता है, क्या है आकाश गंगा। जैसे बोल रहा है कि आकाश गंगा तारों का एक विशाल समूह हुआ करता है। देख लीजिए बहुत सा तारा देखने के लिए मिल रहा है, जैसे तारा है, ये सब तारा देखने के लिए मिल रहा है। तारा, बहुत से तारों को समूह का ही क्या कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। ये तारा आपको जो दिख रहा है, ये तारा के ये भाग के भुजा बोलते हैं, अर्म बोलते हैं, अर्म। और ये बीच वाला भाग जो क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। इसी समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं, तारा बोल रहे हैं, सॉरी, गैलेक्सी, आकाश गंगा बोलते हैं। ये तारों का समूह, विशाल तारों का समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आकाश गंगा कहा जाता है। कोई दिक्कत, विशाल तारों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। आइए तारे का हम लोग अपना आकाश गंगा का प्रकार देखते हैं। आकाश गंगा के प्रकार, आकाश गंगा के प्रकार के बोल रहे हैं कि सर्पिलाकार बोले, एक बोल रहे हैं अंडाकार, एक अनियमित कार। एक सर्पिलाकार, एक अंडाकार, एक अनियमित कार। सर्पिलाकार जो है ना, पूरा आकाश गंगा का कितना परसेंट है, 25%। ये कितना है, अंडाकार 66%। ये कितना है, 9%। ये जो सर्पिलाकार है, ये तस्करी के आकार का होता है, तस्करी जानते हैं, प्लेट तस्करी के आकार को करता है। अब इसको बोलते हैं अंडाकार को, इसमें ओल्ड स्टार पाया जाता है। जो अंडाकार जो है ना, पुराना पुराना तारा इसमें पाया जाता है। इसमें इनमें ज़्यादातर न्यू स्टार पाया जाता है। अनियमित आकार जो है, इसमें ज़्यादातर न्यू स्टार पाया जाता है, न्यू मतलब नया तारा। अगला पॉइंट सिर्फ सर्पिला देखते हैं। इसके सेंटर में स्टार का सेंट्रोफिक, स्टार का स्टार का स्टार का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है सर्पिलाकार में। और सर्पिलाकार की हमारा उदाहरण क्या है, मिल्की वे। यहाँ पर एंड्रोमेडा, ये आप देखेंगे एंड्रोमेडा, ये जो है ना मिल्की वे, ये हमारी आकाश गंगा है। हमारा बोलता है ना कि हमारा जो आकाश गंगा है, वो कौन आकाश गंगा का नाम क्या है, तो मिल्की वे, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए अंडाकार में, अंडाकार में नीचे क्या लिखा गया है, इसमें न्यू स्टार नहीं पाए जाते हैं, जबकि अनियमित आकार में न्यू स्टार पाए जाते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको समझ में आया। ये अंडाकार जो है, अंडाकार गैलेक्सी आकाशगंगा, इसमें पुराने स्टार पाया जाता है, पुराने लिखा गया है, ओल्ड स्टार पाया जाता है। जबकि अनियमित जो है, इसमें नया स्टार पाया जाता है। आइए हमारे आकाश गंगा के बारे में बात करते हैं। क्या है हमारे आकाश गंगा, तो हमारे आकाश गंगा का नाम क्या है, मिल्की वे या दुग्ध मेखला, उसी को बोला जाता है। हमारे सबसे पास के आकाश गंगा बोलते हैं एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा बोला जाता है। अब ये पूरा का पूरा सर्पिलाकार, देखिए सर्पिलाकार को एग्जाम्पल दे रहा है, सर्पिलाकार का एग्जाम्पल, ये सर्पिलाकार का एग्जाम्पल है। तो हमारा पूछता है कि हमारे आकाश गंगा किसका भाग है, तो सर्पिलाकार का। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया। देखिए वो नेबुला क्या है, नेबुला समझेंगे नेबुला के बारे में कि क्या हुआ करता है नेबुला। हमारे आकाश गंगा के सबसे चमकीली तारों का समूह ही नेबुला कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारे आकाश गंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह ही नेबुला कहलाता है। कोई दिक्कत, अगर डॉग स्टार का देखते हैं, क्रैश या डॉग स्टार का देखते हैं, क्या कहता है, हमारे आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार है। डॉग स्टार जो है ना, स्टार जो है डॉग स्टार, ये हमारे आकाश का सबसे चमकीला तारा है। लेकिन नेबुला क्या बोल रहे हैं कि हमारे आकाश गंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है नेबुला, नेबुला तारों का समूह है। जबकि डॉग स्टार जो क्या है, एक तारा है। आइए थोड़ा सा देखते हैं तारामंडल, क्या है तारामंडल। तारामंडल बोलता है कि वे स्टार जो हमेशा एक निश्चित दिशा में दिखाई देते हैं, वे स्टार जो हमेशा एक निश्चित एवं आकृति में दिखाई देते हैं, फिक्स आकृति में दिखाई देते हैं, उसी को लोग बोलते हैं क्या, तारामंडल। जैसे आपको ध्रुव तारा है या सप्तऋषि तारामंडल है, इसे आपको देखने को मिलता है। ध्रुव तारा जो इसे आपको इसे दिखने के लिए मिलता है एक जैसा, जैसे आपको एक चरपाई बना दिखाई देता है, तो हमेशा आपको वही दिखाई देगा। तो तारामंडल जो है, वैसा
तारा जो हमेशा एक निश्चित दिशा एवं आकृति में दिखाई देते हैं तो तारामंडल कहते हैं। समझने में कोई परेशानी नहीं, आगे आते हैं। अब हम लोग आते हैं अपना सौरमंडल। क्या है सौरमंडल, थोड़ा देखते हैं सौरमंडल को। सौरमंडल को सूर्य एवं उनका परिवार बोला जाता है। सौरमंडल क्या बोलते हैं? सूर्य एवं उनका परिवार। सूर्य उनका परिवार मतलब सूर्य बीच में गोले गोले ग्रह घूम रहे हैं, उपग्रह घूम रहे हैं, उल्कापिंड घूम रहे हैं, क्षुद्र ग्रह घूम रहे हैं। ये पूरा समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? परिवार बोलते हैं, है ना। ये पूरा समूह को क्या बोलते हैं? सौरमंडल। यही लिखा गया है कि सूर्य एवं उसका परिवार है सौरमंडल। क्या है? सूर्य एवं उसका परिवार है सौरमंडल। कोई दिक्कत? सूर्य एवं उसका परिवार है सौरमंडल। अगला पॉइंट क्या है इसमें लिखा गया है? सन। सौरमंडल में देख लीजिए, यही सौरमंडल में क्या है कि सन प्लस में 8 ग्रह एवं बौने ग्रह भी प्रेजेंट हुआ करते हैं हमारे सौरमंडल में। क्या है? सूर्य भी है, 8 ग्रह है और बौने ग्रह भी पाए जाते हैं। प्लस में उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आपको आपको मेटल और नॉन मेटल, आपको उल्कापिंड, ऐसे धूमकेतु, पुछल तारा, ये सब के सब कहाँ पाया जाता है? सौरमंडल में। इतना मानिए आपका सौरमंडल का समूह है। समझ में आया सौरमंडल का समूह? जैसे सौरमंडल का समूह क्या बोले आपको? सूर्य है, सूर्य के साथ 8 और ग्रह देखने के लिए मिलेगा, बौने ग्रह देखने के लिए मिलेगा। सब बारे बारे से बात करेंगे, क्या है सूर्य, क्या है बौने ग्रह, क्या है ग्रह, बारे बारे से बात करेंगे। उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और अब उल्कापिंड, उत्क्रमण या धूमकेतु, पुछल तारा, ये पूरा समूह ही क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। कोई दिक्कत? आइए थोड़ा सा मोटे भाषा में हम लोग अपना देखते हैं सूर्य का। सूर्य है क्या? सूर्य है क्या? तो पहली सवाल आता है सूर्य है क्या? सूर्य एक क्या है? तारा है। तारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीछे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिए कि तारे के पास अपना प्रकाश होता है, अपना चमक होता है। तारा जो ना, तारा हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है नाभिकीय संलयन द्वारा। ये घटना तारा में होते हैं, सूर्य में होते हैं, जो सूर्य अपना तारा है ना। संगठन, सूर्य संगठन किसका कैसा संगठन है देख लीजिए। कॉम्पोजिशन देख लीजिए, कॉम्पोजिशन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, अदर गैस, डस्ट, धूल, ये पूरा के समूह हुआ करता है। इसमें मैक्सिमम क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। ये पूरा संगठन है आपको हाइड्रोजन हीलियम से, हाइड्रोजन से हीलियम। सूर्य के अंदर ना हाइड्रोजन हीलियम बदली रहता है, ये थोड़ी का बाहर से जाकर बदल रहा है, नहीं ओकरे में से बदल रहा है। अदर गैस भी है, डस्ट है मतलब धूल कण है। ये पूरा समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य है। सूर्य का तो संगठन है, संगठन है। इसमें बोलता है कि मैक्सिमम क्या आता है? मैक्सिमम आपको क्या चाहिए? हाइड्रोजन मिलते हैं। इसका ऊर्जा का सोर्स क्या है? सूर्य का ऊर्जा का सोर्स, सूर्य का ऊर्जा का सोर्स है नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन कहने का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोनों अपने में घर्षण करके बदलते हैं किसमें? हीलियम। हाइड्रोजन दो घर्षण आपस में टकरने से हीलियम प्लस में एनर्जी का निर्माण होता है। इसी को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। इसी को क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? आइए और देखते हैं कुछ। हम लोग सूर्य का लेवल देखते हैं। 3 लेवल हुआ करता है सूर्य में। एक हुआ करता है प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और करोना। क्या है? प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और करोना। ये कोरोना नहीं, 2019 वाला 20 वाला कोरोना नहीं, ये कोरोना नाम है उसका है। अब क्या नाम उसको फिगर के साथ देखेंगे, लेकिन समझ लेते हैं यहाँ पर थ्योरी। यह बोलता है प्रकाश मंडल में कि बाहरी चमकीली सतह होते हैं। जो सूर्य है ना, सूर्य, सूर्य का सबसे बाहरी चमकीली सतह जो है ना, ये बोल रहा है कि बाहरी चमकीली सतह होते हैं जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस हुआ करता है। वर्णमंडल जो है आंतरिक भाग है। जब भी कोरोना जो है सूर्य, सूर्य का वह जो हमेशा, लेकिन कोरोना जो है सूर्य ग्रहण जब लगता है ना, जब दिखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। यह सूर्य का, इसको सूर्य का मुकुट ही बोला जाता है। कोरोना को क्या बोला जाता है? सूर्य का मुकुट। कोरोना तभी दिखता है जब सूर्य ग्रहण लगता है। कोई दिक्कत है यहाँ तो समझने में? हालांकि इसके बारे में, तीनों के बारे में बेहतर से अंदर में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सिर्फ। चलिए, एक नोट में लिखा गया है आदित्य इसरो का सेटेलाइट है जो कोरोना की स्टडी के लिए भेजा गया था। कोरोना की स्टडी के लिए आदित्य जो है
एक इसरो, इसरो जो हमारा इंडियन इंडियन रिसर्च है आपका इंडिया में, इसरो, इसरो का मुख्यालय कहाँ है बहादुर लोग? इसरो भारत में दो चीज़ें पता होता है, एक है DRDO और एक है इसरो। इसरो, इसका दोनों का मुख्यालय आपको हम कमेंट करके बताएंगे कि दोनों का मुख्यालय कहाँ पर हुआ करता है ना? दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आता है थोड़ा सा ग्रह। ग्रह क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा ग्रह से पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, किसको? यही सूर्य के नीचे देख लेते हैं हम लोग। सूर्य जैसे आपका ही सूर्य है, आपका ही सूर्य है, इसका अंदरला भाग कितना है? 6,000 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपको आता है वर्णमंडल। वर्णमंडल के बाद बाहरी आता है, क्या चीज आता है आपको? आता है कोरोना। यही आपका 3 परत। यही वाला जो भाग है ना, यही वाला के बोलते हैं मुकुट, सूर्य का मुकुट। अब यही आपको सूर्य ग्रहण के टाइम में दिखाई देते हैं। कोई दिक्कत? इसमें एक होता है वर्णमंडल जो है ना, वो ठंडा मंडल के नाम से भी जाना जाता है। वर्णमंडल जो है ठंडा मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं कोर, बोलते हैं कोर, क्रिट, इसी को कोर बोला जाता है। यहाँ तक कुछ समझ नहीं कर, यही आपका सूर्य है, सूर्य के पूरा भाग है। थोड़ा सा आगे चल के हम लोग फिर सूर्य के देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देखते हैं ग्रह, कि ग्रह क्या है। ग्रह क्या है? ग्रह को हम समझते हैं। ग्रह बोलता है कि वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित मार्ग पर परिक्रमा करे एवं सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो, उसको हम लोग ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर सुनेंगे। बोला कि वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, सूर्य यहाँ पर है, सूर्य के चारों ओर घूम रहा है और एक निश्चित पथ पर, ऐसे यहाँ पर घूम रहा है तो एक के साथ घूमेगा, आगे पीछे नहीं घूमेगा। ये नहीं कि ऐसे लिबड़ लिबड़ करेगा, नहीं, एक साइड से एक निश्चित पथ मार्ग पर परिक्रमण करे एवं सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो। इसके पास सूर्य के प्रकाश जाता है तो इसके पास लाइट आता है। पृथ्वी के या किसी भी ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं है और दूसरे से भाड़ा पर लेता है। किससे भाड़ा पर लेता है? तो सूर्य से भाड़ा पर लेता है। सूर्य से क्या करता है? भाड़ा पर लेता है। नीचे लिखा हुआ है कि सभी, लिखा गया है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन दो को है ना, वो पूर्व से पश्चिम लगाता है। और कौन लगाता है पूर्व से पश्चिम से हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ लिखा गया है एक एक है, एक शुक्र है, एक अरुण है ना, दोनों सभी ग्रह के विपरीत लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व लगाते हैं। आगे हम बात करेंगे, है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। अपवाद में देखिए, अपवाद में देखिए दिया गया है, अपवाद में शुक्र और वरुण जो है वो कहाँ घूमते हैं? वो पूर्व से करने जाते हैं, पश्चिम को जाता है। ये बताया ना हम कि सभी 8 ग्रह है ना, 8 ग्रह, 8 ग्रह में 6 ग्रह। अभी ग्रह के फिगर दिखाएंगे, लेकिन यहाँ तक पहले समझ लीजिए, यहाँ तक समझ लीजिए कि 6 जो यहाँ पर बोल रहा है कि वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है निश्चित पथ पर, निश्चित मार्ग पर, निश्चित मार्ग पर, और सूर्य से वो प्रकाश ग्रहण करता है, उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? ग्रह के रूप में। ग्रह, ग्रह होने के लिए आपका एक आकार भी होना चाहिए, एक अपना साइज होना चाहिए। इस सब के बारे में हम लोग आगे बताएंगे, फिगर के माध्यम से समझाएंगे कि जैसे जैसे अभी वर्तमान में 8 ग्रह है। कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। लेकिन पहले 2006 से पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 ग्रह था। एक ग्रह जो प्लूटो ग्रह है, तो ग्रह का शरीर से क्यों हटा दिया गया समझेंगे यहाँ पर। जैसे जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सभी सभी ग्रह जो होते हैं, सभी ग्रह सभी दूरी के हिसाब से लिख दे रहे हैं। सभी ग्रह एक दूसरे के, एक सूर्य ग्रह को चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऐसे गोले गोले अपने पथ पे घूमेंगे, ऐसे घूमे गोले गोले अपने पथ पे घूमेगा, एक दूसरे पथ पर। लेकिन यहाँ पर जो प्लूटो रहा करता था, प्लूटो और उनके क्षेत्र में, वो कभी कभी ऐसे घूमता था, कभी कभी अपने पथ पर, कभी कभी किसके पथ पर? दूसरे पथ पर जाता था। मतलब कि शराबी के देखे हैं, शराबी अपने साइड में ही चलेगा, दूसरे के साइड में चलेगा। वैसा ही प्लूटो करता है, प्लूटो, ठीक ना, प्लूटो। और प्लूटो, प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से कब हटा दिया गया? 2006 से। तो वो अभी भी घूम रहा है। ऐसा नहीं ग्रह के सरनी से हटा दिए तो वो हट गया, नहीं, अभी भी घूम रहा है। लेकिन उसको ग्रह में नाम नहीं, ग्रह को बोला गया एक आकार होना चाहिए, एक अपना पथ होना चाहिए, अपना
अपना व्यास होना चाहिए। ये सब बहुत सा उसमें दिखाया गया है ग्रह होने का गुण, जिसके कारण से वो गुण का फ्लो नहीं करता है प्लूटो। उसको प्राग सम्मेलन जब हुआ था 2006 में, उस समय से क्या कर दिया गया, इसको ग्रह का श्रेणी से हटा दिया गया, है ना। आइए आइए हम लोग समझते हैं हम लोग फिगर को देखते हैं, फिगर को देखते हैं। देखिए ये आपका फिगर है, फिगर तो सीधा होगा नहीं लेकिन मैनेज करेंगे, फिगर सीधा होगा नहीं लेकिन मैनेज कर लेंगे। ये देखिए ये आपका सूर्य है, क्या है आपका, ये आपका सूर्य है, सूर्य यहाँ पर दिख रहे हैं, ये आपका सूर्य है। और सूर्य को हम लोग दूरी के हिसाब से सब ग्रह के लिखेंगे। सूर्य के बाद देखिए सूर्य के बाद कौन सा ग्रह है, बुध है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद में बीच में आपको एक आ गया यहाँ पट्टी जैसा, ये पट्टी को बोलते हैं क्या चीज़, क्षुद्र ग्रह की पट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह की पट्टी। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपको कुल 8 संख्या है। यहीं पर जो यहीं पर आपको रहा करता है कौन, प्लूटो। वो कभी कभी अपने पथ पे घूमता है तो कभी कभी इसके पथ पे जाता है, इससे यही जाता है। अभी भी घूम रहा है, ऐसा नहीं कि हम ग्रह का श्रेणी से हटा दिए तो हट गया, नहीं, अभी भी ग्रह के श्रेणी से घूम ही रहा है। कोई दिक्कत नहीं है तकला समझने में, कोई दिक्कत समझने में यहाँ तकला। यहाँ पर बात करेंगे, आइए थोड़ा सा देखते हैं। ये पट्टी जो दिख रहा है, ये पट्टी दिख रहा है, ये पट्टी के अंदर वाला ग्रह को अलग नाम से जाना जाता है, जबकि पट्टी के बाहर वाले ग्रह को अलग नाम जाना जाता है। अगर साइज में आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो साइज छोटा हम लोग करते हैं, थोड़ा बेहतर समझ में आ जाएगा। एक के बार हम लोग देख लेंगे, है ना। चलिए हम लोग एक के बार इसको हम लोग देख लेंगे। चलिए चलिए क्या है देखिए, समझेंगे यहाँ पर हम लोग बारे बारे समझेंगे। ये आपका सूर्य है, सूर्य के बाद दूरी के हिसाब से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वरुण, शनि, वरुण वरुण बोल रहे हैं, बृहस्पति, शनि, वरुण, वरुण, अरुण, वरुण। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो क्षुद्र ग्रह के अंदर वाला ग्रह है, इसको अलग नाम जाना जाता है। इसको बोला जाता है अंदर वाला ग्रह के आंतरिक ग्रह बोला जाता है, और इसको पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। क्यों पार्थिव ग्रह जाता है, इसको रॉक यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब कि इधर ठोसीय ग्रह, ठोस की मात्रा ज़्यादा है। जबकि वही बात कर रहे हैं कि पट्टी के बाहर वाला का देख रहे हैं, तो पट्टी के बाहर वाले हैं, तो पट्टी के बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं बाहरी ग्रह। दूसरी बात कि गैसीय ग्रह या जोबियन ग्रह, या इसी को बृहस्पतिय ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बृहस्पति ग्रह, क्योंकि अपने घर में देखे हैं, आपके घर में 4-5 गो भाई हैं, 4-5 गो 2-3 गो भाई बहन सब मिला के हैं, उसमें जो सबसे बड़ी होती है ना, बड़े या भैया या दीदी, उनके नाम से पापा का नाम लिया जाता है। जैसे फलना के पिताजी, फलनी के माताजी, उनका नाम लिया जाता है। तो वैसे इधर सबसे बड़ा इसमें, इधर जो है बाह्य ग्रह में सबसे बड़ा बृहस्पति है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। इस चलते इसको क्या बोला जाता है, बृहस्पति ग्रह भी कभी कभी बोला जाता है। इधर इधर आपको सॉरी थोड़ा सा देखेंगे, इधर इधर जो आपको है ना, इधर इधर आपको ठोसिए है, इधर ठोसिए ग्रह भी बोला जाता है। यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी। आइए एक ग्रह से वाले प्रकार समझ लेते हैं। जैसे आपका ये है मरकरी, ये आपको बुध है, देखिए सूर्य के बगल में। तो बुध जो है ना, ये बुध सूर्य से नज़दीक रहते भी, सूर्य से नज़दीक रहते हुए भी ये ठंडा ग्रह में भी गिनती होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ करता है, अब इसको पहले कलर पर देख लेते, ग्रह का हम लोग पहले कलर देख ले, इसके बाद टेम्परेचर देखेंगे। ये जो है ना, इसका कलर जो है यहाँ पर आपको कलर मिथल होने के कारण ये हरा दिखता है, हरा बोल रहा है, हाँ हरा कैसे दिखता है, हरा हरा मिलता है। वही हम यहाँ पर शुक्र की बात करते हैं। शुक्र में कार्बोहाइड्रोजन की मात्रा पाने से, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर CO2 पाए जाने की वजह से यहाँ पर चमकीला ग्रह बोला जाता है। अभी बताएंगे कि इसको पाने से क्यों से बोला जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा है ना, तो इसको नीला ग्रह बोला जाता है। वही मंगल के बोलते हैं तो मंगल में आयरन की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए बोलते हैं कि इसको लाल ग्रह भी बोला जाता है, मंगल को लाल ग्रह भी बोला जाता है।
इधर बृहस्पति बोल रहे हैं, बृहस्पतियों को हम लोग क्या बोलते हैं? बृहस्पति को पीला ग्रह बोला जाता है, पीला। इसमें इसमें भी पाया जाता है क्या? सल्फर, सल्फर वगैरह पाया जाता है, पीला। शनि को हम लोग काला ग्रह भी बोलते हैं, काला ग्रह। इसमें भी पाया जाता है। इसमें आप बताएंगे कमेंट करके क्या पाया जाता है जिसकी वजह से काला ग्रह भी बोला जाता है। इसमें क्या पाया जाता है आप क्या करके बताएंगे? कमेंट करके बताएंगे। आपको अरुण में बात कर रहे हैं, अरुण में भी पाया जाता है CH4 मिथेन पाया जाता है, वरुण में भी मिथेन पाया जाता है, जिसके कारण आपको ठंडा होता है। और यहाँ पर आप देखते हैं हम लोग कलर के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइज के बारे में। साइज में बोल रहे हैं कि इधर जो बाह्य ग्रह जो है, बाह्य ग्रह सभी ग्रह से बड़ा होते हैं, सभी ग्रह से बड़ा। बड़ा होने का कारण क्या है कि गैस, जैसे आप फुलौना लेते हैं, गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारा में अगर हम 1 kg गैस भरेंगे तो बहुत फैल जाएगा। अगर उसी में 1 kg का हम बटखारा रख देंगे तो छोटा साइज लेगा, साइज छोटा लेगा। ले गैस डालेंगे 1 kg तो 1 kg के जगह तो एरिया ज़्यादा दूर लेगा। तो इधर जो है आपको बाह्य बाह्य ग्रह में इधर आपको गैसीय है जिसके कारण बड़ा बड़ा दिखता है। इधर गैस नहीं है, ठोस है तो छोटा छोटा दिखता है। तो इधर अगर पृथ्वी, अगर हम बोलेंगे ग्रह का साइज बड़ा, बड़ा के हिसाब से कौन सबसे बड़ा है? आकार के हिसाब से सबसे बड़ा है कौन? पृथ्वी। पृथ्वी बोल रहे, सॉरी, बृहस्पति। आकार के हिसाब से सबसे बड़ा है बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन है? तो आपको बुध है। कौन है? बुध है। समझ में आया? बुध क्यों बुध है? और दूसरी बोलेगा आकार में, देखिए आकार में सबसे बड़ा है बृहस्पति। इधर चारों को चारों लाइन से पढ़ जाइए। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर आ जाएंगे हम लोग पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आ जाएंगे, पृथ्वी के बाद मंगल, शुक्र, और फिर उसके बाद आ जाएंगे बुध। मंगल शुक्र, इसके बाद क्या आ जाएंगे? बुध आ जाएंगे साइज में। ठीक है। और दूरी के हिसाब से तो हम लोग बात कर गए, दूरी के हिसाब से कि लाइन से लिखा गया है, सब दूरी, सब लाइन से दूरी लिखा गया है कि सबसे नज़दीक कौन है? बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये दूरी के हिसाब से हम लोग देख लिए, ठीक ना? कोई दिक्कत? अब देखते हैं घूर्णन। अब घूर्णे की बात करते हैं कि कौन कैसे घूमता है। देखिए ये लाइन जो दिखाया गया है, ये लाइन आपको दिखाया गया है, ये लाइन वैसे एरो दिखाया गया है। मतलब कि बुध जो है कने घूम रहा है? आपको घूम रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है ना? देखिए बैक करके थोड़ा देख लेते हैं, बैक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ लिखा गया है कि सभी ग्रह पश्चिम से कहाँ घूम रहे हैं? पूर्व घूम रहे हैं। लेकिन 2 ग्रह है जो पूर्व से कहाँ घूम रहे हैं? पश्चिम घूम रहे हैं। यही दिखाना चाह रहे थे। जैसे यहाँ पर, जैसे ये आपको शुक्र और वरुण के डायरेक्शन देखिए, कने के लाया गया है, अंदर के लाया गया डायरेक्शन, देखिए अंदर के लाया गया है, अंदर के लाया गया है कि ना डायरेक्शन। जब बाकी बाकी सब ग्रह कने से कने गया है, देख लीजिए सब ग्रह को हम खींच दे रहे लाइन, देख लीजिए सब ग्रह को कने से कने जा रहा है। तो ग्रह कने से कने जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है देखिए। लेकिन 2 ग्रह है, 2 ग्रह ऐसा है, 2 ग्रह ऐसा है। कौन ग्रह? एक है शुक्र, एक है शुक्र, एक क्या है? एक आपको शुक्र है और एक क्या है? वरुण। जो दोनों को दोनों क्या है? वो सभी ग्रह से विपरीत घूमते हैं। कोई दिक्कत? तो घूमने के बारे में बात कर लिए, है ना? यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत? अगर डायरेक्टली बोलेगा कि सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाएगा, सूर्य को सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाएगा, तो जो सबसे नज़दीक है वो सबसे कम समय में लगाएगा। ये तो बोला जाता है कि जो है कितना देर में लगाया जाता है? 88 दिन में लगाया जाता है। कितना दिन में? 88 दिन में। जबकि ये जो दिख रहा है सबसे लास्ट वाला, देखिए देखिए, ये है तो इतने लोग देख घूम जाएगा। अभी ये है तो आपको गोले गोले एरिया लेके घूमना होगा, गोले गोले क्या करना होगा? एरिया लेके घूमना होगा। और घूमना होगा नहीं घूमना होगा तो ये ज़्यादा समय लगेगा। जबकि बुध क्या करेगा? कम लेगा। आपसे पूछेगा कि सूर्य का सबसे कम समय में कौन चक्कर लगाएगा, तो आपको बुध। और सबसे ज़्यादा समय में कौन चक्कर लगाएगा? ज़्यादा समय में हम लोग वरुण, वरुण चक्कर लगाएगा, है ना? आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? ये आज का जो क्लास है, ये आज का सिर्फ टेलर है, सिर्फ टेलर दिखाया जा रहा है कि हम लोग ये पढ़ेंगे। आज हम कुछ पढ़ाए नहीं है, है ना? आपको सिर्फ टेलर दिखाया जा रहा है कि हम लोग को ये पढ़ना है। हम लोग ब्रह्मांड के बारे में,
यूनिवर्स के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आज सिर्फ दिखाया गया है आज सिर्फ दिखाया गया है कि हम लोग को ये पढ़ना है। ज्योग्राफी क्या है इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आज दिखाया गया है। आपको क्लास अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएंगे क्लास अच्छा लग रहा है, तो इससे आगे हम लोग क्लास लेके आएंगे और बेहतर से लेके आएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ आपका क्या था, टेलर था, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे क्लास में मिलते हैं। आप बताएंगे कि क्लास कैसा लगा। आज कुछ पढ़ाया नहीं गया है, आज सिर्फ आपको टेलर दिखाया गया है। अगले क्लास में हम लोग आएंगे ना, जब आप लोगों का जब मैसेज में हमारे पास कमेंट आएगा कि अच्छा क्लास लगा, तो हम इसको क्लास को लेके आगे आएंगे। तब बारी बारी से हम लोग समझेंगे यहाँ से, तब बारी बारी से अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ से बिग बैंग जो थ्योरी है, यहाँ से हम लोग अच्छे से समझेंगे क्या हुआ करता है बिग बैंग थ्योरी, है ना। बिग बैंग थ्योरी क्या हुआ करते हैं, अच्छे से हम लोग समझेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ दिखाया गया है टेलर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।